हाय एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड स्टडी इन 9th ग्रेड। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो एक स्पेशल लेक्चर होगा जो कि होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। बिकॉज अगर आपने देखा हो तो हमने सेंटर ऑफ मास की हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें कि हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ना था, जिसमें हमने कोलिजन को इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, तो उसको अगर हम देखें तो हमने वो सारी सीरीज हमने खत्म कर ली है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसका लास्ट वीडियो था और वो जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको चेक कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। पर अब जो एक आखिरी या फिर सेकंड लास्ट लेक्चर ये हो सकता है, या आखिरी भी हो सकता है, सेकंड लास्ट भी हो सकता है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये इनका जो लेवल रहने वाला है वो बिगिनिंग टू एडवांस जाएगा, यानी कि लो लेवल टू एडवांस लेवल ये क्वेश्चन जाएंगे। और मेनली आप समझ सकते हो बोर्ड लेवल से जेई मेंस लेवल तक ये क्वेश्चन हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे वो हौली हौली अपना लेवल उठाएंगे। तो अभी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन आया है, अब इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमारे को एक टी टाइप की शेप मिल चुकी है। तो ऐसा मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ जो कि एल शेप का था। एक एल टाइप हमारे को लैमिनार शीट हमारे को मिली थी। पर ये लैमिनार शीट का मतलब क्या होता है? लैमिनार शीट का मतलब होता है जिसकी थिकनेस निग्लिजिबल हो। बिकॉज अगर हम इसकी थिकनेस देखें तो ये इसका वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में से आना शुरू हो जाएगा। पर अभी हम इसकी थिकनेस को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसलिए हमने बोली है लैमिनार शीट। ठीक है, इसका जो मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि एक जगह ज्यादा नहीं, एक जगह थोड़ा है। हमारे को सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है, हमने अभी किया भी था। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था इसको दो शेप्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, और वो ऐसी शेप डिवाइड करना है कि अगर आपको उसका सेंटर ऑफ मास पता हो, मतलब आपको उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पता हो उस शेप के, और आपको उसका एरिया भी पता हो। तो अगर मैं इसको इस तरह अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं, इसको मैं बोल दूं 1 2। ठीक है, ये फर्स्ट शीट होगी, ये सेकंड शीट होगी। ठीक है, तो अगर देखें तो इनका हमारा सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट भी पता है एट ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पर और यहाँ पर। उनका हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं बिकॉज ये रेक्टेंगल है जो कि काफी फेमिलियर है हमसे। ठीक है, तो अब हमारे को इनका फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं दोनों का। तो मैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाले के लिए लिख देता हूँ। फर्स्ट वाले के लिए जो एरिया है वो हो जाएगा ए, सॉरी फर्स्ट वाले के लिए अगर ये 5 है, इसकी लेंथ है, यहाँ 2 है, 2 यानी कि 4 है, तो ये हो जाएगा ए। ये जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी ए। तो ए इंटू 4 है, तो इसका एरिया आ जाएगा 4a स्क्वायर। और इसका कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स में जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस a/2। अगर आपको नहीं पता मैंने कैसे लिखा, अगर आपको नहीं पता तो मैं प्रीवियस लेक्चर से जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा डिस्कस किया हुआ काफी ज्यादा डिटेल्स में। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर आ जाएगा 5a/2, 5a/2 कॉमा। अब इसका देख लेते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट अब इसका हो जाएगा 2a। ठीक है, इसका हो जाएगा 2a। ठीक है, अब सेकंड वाले के लिए तो मैं अब देखूँ, सेकंड वाले के लिए मैं इसके एरिया फाइंड करूँ तो 5a इंटू ए यानी कि 5a स्क्वायर। इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स के सेंटर मास का अगर देखें दोनों ए की मतलब इनका y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है पर इनका x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा। यहाँ से देखें तो ये भी आ जाएगा 5a/2। पर अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा 2a, यहाँ पर इसका आ जाएगा 2a प्लस a/2 जो कि सेम एज ऑफ दैट होगा, इसके जैसे ही होगा। ठीक है, अब इसका y कोऑर्डिनेट 4a प्लस a/2, 4a प्लस a/2 बिकॉज ऐसे जाना है, फिर इसका लेंथ हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है, a/2 ये आ जाएगा 9a/2। ठीक है, तो 9a/2 इसका सेकंड ऑब्जेक्ट का आ गया। अब देखो मेरे को जितनी भी इंफॉर्मेशन इस पूरे डायग्राम से चाहिए थी वो मैं ले चुका हूँ। अब मेरे को इस डायग्राम की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो मैं इसका भी इरेज करने जा रहा हूँ। अब मैं सीधा यहाँ सोल्यूशन लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी। ठीक है, तो अब मैं इस पे यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बिकॉज सारी जो हमने डायग्राम से इंफॉर्मेशन निकालनी है वो ये है पूरी इंफॉर्मेशन। अब हम बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिखूंगा इसका। तो फॉर्मूला था XCOM, वो कितना होता है a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। ये हमारा फॉर्मूला आता है जिसको मैं आपको बताया भी था मैंने कैसे आएगा, ये आप जाके लेक्चर्स देख सकते हैं।
अब मैं यहाँ पर वैल्यू फिल करनी है एरिया ऑफ वन, मैं इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो ये आएगा एरिया ऑफ वन 4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो कि हो जाएगा 5a/2 प्लस, ठीक है, अब यहाँ पर आएगा प्लस 5a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5a/2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर एरिया को प्लस करना है 4a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9a स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। तो अब अगर हम देखेंगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन इसकी हो रही है, तो पहले मैं वो कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं आगे क्या आ रहा है। तो 20 यहाँ पर मैं 20a³ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 20a³ डिवाइडेड बाय 2 जिसको मैं कैंसिल आउट कर बिकॉज ये फ्रैक्शन में जा रहा है, तो ये वाला फ्रैक्शन में जाएगा, मेरे को एडिशन के लिए यहाँ पर आसानी हो जाएगी, प्लस यहाँ पर 25a³/2 डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर, ये आएगा इसका, यहाँ पे हमने सॉल्व किया। अब मैं इसको प्लस करूं तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 20 + 25 यानी कि 45a³ मल्टीप्लाई बाय 1/9a स्क्वायर, तो a स्क्वायर जो है ये पर a³ को कैंसिल कर देगा। अब 9 ये चल जाएगा यहाँ पर 5 पे, ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पर ये 5 पे गया है, तो 5a/2 इसका x कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो ये हमने x कोऑर्डिनेट के लिए इतनी कैलकुलेशन थी बस, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका y कोऑर्डिनेट, तो मैं सबसे पहले इसका x कोऑर्डिनेट की मैं वैल्यू लिख देता हूँ 5a/2, ठीक है। अब हम यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फॉर्मूला सारा सेम है, x की जगह यहाँ पर y आ जाएगा, y1 y2 आ जाएगा बस। अब मैं उसको सीधा अप्लाई कर दूंगा उस फॉर्मूला को, तो सबसे पहले सारा कुछ तो सेम रहेगा, यानी कि 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर y एक्सिस का आ जाएगा 2a प्लस 5a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9a/2 डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2a, तो ये आ जाएगा 8a³ प्लस, अब अगर मैं देखूँ तो 45a³ डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर, आगे सॉल्व करूँ तो 2 × 8 तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 16 + 45 कितना होता है देखते हैं, तो 11, तो 61, तो 61 कितना है 61a³ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/9a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से ये 3 की पावर जो q होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा y में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कितना आ रहा है 61a/2 ये आ रहा है। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट सीखने को बोले थे, तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ब्रैकेट में लिखते हैं 5a/2 जो कि y में है, और 61a/18 ये आ गया वैल्यू। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका मतलब क्या है इन दोनों वैल्यूज का, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डायग्राम था टी का, उसके जो ओरिजिन था, अगर कुछ ऐसा डायग्राम था, कुछ अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसा कुछ डायग्राम था, इसका ओरिजिन ये था। अगर मैं यहाँ x से यहाँ ओरिजिन से 5a/2x आगे जाता x कोऑर्डिनेट में, और 61a/18 अगर मैं y में जाता, अब जब मैं इनको मिलाता तो इनका सेंटर मास हमारे को मिल जाता। तो इसका मतलब ये था इस वैल्यू का। तो अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें ज़्यादा कुछ टफ तो था नहीं हमारे पास, ज़्यादा इसमें टफनेस नहीं थी, पर ये इस क्वेश्चन को टफ क्या बनाती है इसके कैलकुलेशन। वैसे अगर देखा जाए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था, ये क्वेश्चन बस कैलकुलेशन की वजह से हमारे लिए टफ बन चुका था। बिकॉज आपने देखा होगा मेरे ख्याल से 10 मिनट्स अराउंड ये क्वेश्चन हमारे ले चुका है, ओनली ड्यू टू इट्स कैलकुलेशन।
तो ये क्वेश्चन ओनली कैलकुलेशन वजह से टफ था, वरना कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्रीवियस लेक्चर्स में, वो एरिया वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया है अभी। तो अब हम डिस्कस करेंगे और भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन जो कि है ये वाला। तो ये वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में से आ जाते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए किया था, जो कि एक एरिया वाले क्वेश्चंस में से टाइप में आ जाता था। अब ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? तो अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन अगर मैं आपको रीड कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिलेंडर है, सॉरी यहाँ पे एक कोन है, जो कि कोन है, ठीक है। ये जो कोन है ये क्या है? ये सॉलिड कोन इसको मान लेते हैं, और ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड कोन। पर ये होलो स्फीयर है। अगर आप ध्यान से देखें कुछ ऐसा डायग्राम ये बन रहा है, ये कुछ इस टाइप का डायग्राम बन रहा है हमारे पास, कुछ इस टाइप का। जैसे मान, आप इसको एग्जांपल के लिए मान सकते हैं, किसी ने बर्थडे कैप डाल दी, या फिर आप इसको एक आइसक्रीम को कोन वाली आइसक्रीम को जब उल्टा कर दोगे तो कुछ इस टाइप की शेप बनेगी। ये होलो कोन है, सॉरी एक सॉलिड कोन है, और यहाँ पर ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। अब मैं पूरे क्वेश्चन की जो सारी डिमेंशंस वगैरह है सारा कुछ मैं एक बार रीड कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ बोथ हैव सेम डेंसिटी, यानी कि दोनों की डेंसिटी जो है वो सेम है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ जुड़ी इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ जो कि इस क्वेश्चन में काम आएगी। अब वो क्या है? सबसे पहले जो जैसे कि हम फाइंड करते हैं, जैसे मैं आपको बताया था सेंटर ऑफ मासेस है ना, वो हमारे को पता होना चाहिए अगर हम एडिटिव या नेगेटिव सिस्टम्स के कर रहे हैं, ऐसे फाइंड कर रहे हैं। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है कोन का, फ्रॉम इट्स, मैं इस चीज को ओरिजिन मान रहा हूँ। ये जो पूरा यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। मैं ओरिजिन किसको मान रहा हूँ? कोई यहाँ ओरिजिन होना जरूरी है। अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला में जो y और x था वो भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था हमारे को, यानी कि डायरेक्शन का हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसे मैं ओरिजिन मान रहा हूँ, ओरिजिन इसे मैं मान रहा हूँ। ये रेडियस r है, ये है 2r, ठीक है। अब हाँ, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन जो हमारे को क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सॉलिड सॉलिडियस, यहाँ पर मैं सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है, सॉलिड हेमिस्फीयर, इसका कितना होता है? अब देखो, सबसे पहले हम कोन का देख लेते हैं। कोन का होता है, कोन का जो होता है वो होता है r/2, सेंटर ऑफ मास कोन का, ठीक है। कोन का r/2 होता है। तो r/2 पर इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसका कहाँ पर होगा? अब देखो, मैंने बोला डायरेक्शन का ध्यान रखना। अगर मैंने ऊपर वाली को पॉजिटिव मान ली, जो कि मैंने इसको मान लिया है पॉजिटिव, अब मैं को नीचे लिखो और क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। तो देखते हैं, जो इसका आता है -3r/8 इसका आता है नीचे को सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, ठीक है। वैसे 3r/8 है। अगर मैं इसको कुछ इस टाइप कर दूं, अगर मैं इसी को अगर मैं इसको अगर पूरा उल्टा कर दूं तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा। बल्कि डायरेक्शन तो हमारे को अपने हिसाब से देख सकते हैं, वो तो आपको बताइए। तो ये हमने निकाल दिया। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? ये होता है 2/3 πr3। अब वॉल्यूम ऑफ ये, इसका मैं वैल्यू फिल करके मैं लिखने देता हूँ, बिकॉज वैसे तो 1/3 πr² होता है, पर यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू फिल कर देता हूँ। तो इसका होता है 1/3 πr³ और यहाँ पर सीधा πr³ में लिख दिया, ठीक है। πr³ इसका हमारे पास आ गया सोल्व करके, πr³। अब वो हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है XCOM, नहीं, यहाँ पर हम XCOM अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो, अगर आप क्वेश्चन को परफेक्टली अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो एक मेंटालिटी हम सबके मन में होनी चाहिए। हमारे को क्वेश्चन को देखते पता चलना चाहिए इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बुक ली है जिसका कि नाम यूनिवर्सिटी फिजिक्स है। उसमें जो ऑथर है वो हमारे को बोलते हैं कि सबसे फिजिक्स की प्रॉब्लम को देख के आपको ये सोचना चाहिए यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट अभी अप्लाई हो रहा है, फिर ये सोचना चाहिए उस कंसेप्ट में से कौन सा फॉर्मूला, कौन से हमारे को ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे को देखते पता चलना चाहिए कि यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या और ये देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि इधर का मास इधर के मास से इक्वल होगा। अगर इसका y, इसका जो COM है सेंटर ऑफ मास, वो y में वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? YCOM। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ YCOM, जो कि कितना होता है YCOM जो कि होता है सबसे वॉल्यूम हम यहाँ पे लेंगे V1
v1 y1 प्लस v2 y2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 ये होता है, ठीक है। ओके, तो सॉरी यहाँ पर मैंने शायद एक मिस्टेक कर चुका हूँ, 2/3 आता है यहाँ पर, वो कैसे भी कोई वहाँ पर 1/3 है, मैं गलती से वहाँ 1/2 लिख दिया था, ठीक है। तो yc1, तो मैं वैल्यूज फिल करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ 1, मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, 1 की मैं वैल्यू फिल करूँगा, ठीक है, या इसको 1 फॉर इजी कैलकुलेशन मैं इसको 2 बोल देता हूँ, चलो वो 1 नेगेटिव है, नेगेटिव आगे ना आए तो इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। तो तो यहाँ पर वॉल्यूम आ, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 2/3 पाई आर क्यूब y1, इसका y1 कहाँ पर है, इसका होता है r/2 मल्टीप्लाई बाय r/2, ठीक है, प्लस v2 कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय इसका y, माइनस में वेरी कर रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखिए तो माइनस अब बाहर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 3r/8, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से होगा, डिवाइडेड बाय, इनको प्लस करना है, सॉरी वॉल्यूम्स को हमने प्लस करना है इन दोनों को, तो सेम है, यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर जनरल कैलकुलेशन कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल, यहाँ 4 आ जाएगा, ये क्या आएगा अब देखते हैं, पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब इसको मैंने अंदर से सब सोल्व किया था तो आया था पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब मैं इसको आगे सोल्व कर देता हूँ, जगह काफ़ी थोड़ी है, क्या पता मेरे को ऊपर भी लिखना पड़े। इसका एलसीएम जब हम लेंगे 12, 2 मिनट, अब मैं इसका जो एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यस 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, ओके। तो 12 इसका एलसीएम आया तो 4 पाई आर की पावर 4 माइनस 3 पाई आर की पावर 4, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यस डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। उसका अब जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो कुछ आएगा पाई आर 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3/4 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से ये 4 खत्म, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर आ रहा है r/4, ठीक है, हमारा जो आंसर आ रहा है r/4। तो ये जो r/4 है, इसका मीनिंग अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये मेरे अभी आंसर मेरे पास अभी आ रहा है r/4, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग भी हमारे को जानना चाहिए, ठीक है। तो शायद मेरे से कोई मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर कैलकुलेशन में, 2 मिनट है, तो मैं कैलकुलेशन में रीचेक कर लेता हूँ। बिकॉज जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो इनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा टफ नहीं है, पर इनकी कैलकुलेशन ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर सारा चल रहा है, तो पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 3/4 पाई आर क्यूब। तो नहीं भाई आपकी कैलकुलेशन, या मैंने यहाँ पर इसको 4, मैंने इसको सीधा कैंसिल आउट कर दिया था, तो हम 4 कैंसिल आउट नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ रहा है r डिवाइडेड बाय 4 × 4 यानी कि 16। तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है फाइनली। अब देखो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, और जब मैं यहाँ पर चैनल में नोटिस की, मेरे को चैनल में माइंड में क्लिक हुआ कि मतलब मैंने यहाँ पर 12 को मैं कैंसिल कर, मैं 4 नहीं लिखा। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम देख सकते हैं
कैलकुलेशन यहाँ पर ज़्यादा टफ हो रही है, कैलकुलेशन जो हमारे पास यहाँ पर है वो ज़्यादा टफ है असल में, इसलिए हमारे क्वेश्चन में हल्की हल्की माइनर सी मिस्टेक होगी तो पूरा आंसर बिगड़ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ थोड़ा सा फोन इधर 4 r/4 आ रहा था, तो इन क्वेश्चन में हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, इसलिए हमारे को यहाँ पर अवेयर रहना पड़ेगा काफी ज्यादा। तो हम करते हैं अब अगला क्वेश्चन।